प्रिय मित्रों, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे विषय की। हम लोग आपसे 2 वीडियो में आपको विषयों पर डाल चुका था। पहला विषय पर मैंने डाला बायोलॉजी, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बायोलॉजी के बाद आपको समझना है केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, तो मैंने केमिस्ट्री पर भी आपको वो विषय का वीडियो डाल दिया। अब मैं आता हूं सबसे अंत में फिजिक्स के ऊपर, और फिजिक्स को मैं तो आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में ही मेरा पढ़ाने का ढंग है और आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है। सो नीट 2021 के लिए हम लोग भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करेंगे, आइए हम उसको जरा धीरे धीरे समझें। सबसे पहली बात आप ये समझिए, फिजिक्स में हमने अपना ध्येय, लक्ष्य, टारगेट रखा है 125। आपको ध्यान होगा जब हमने केमिस्ट्री की बात करी तो आपका टारगेट न्यूनतम रखा था 145। हमने 20 नंबर कम क्यों रखे हैं, उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया, क्योंकि लोग इससे घबराते हैं। वैसे इसमें आसानी से 145 नंबर आप ला सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहेगा और आप 145 आसानी से ले आएंगे। इसको दूसरे शब्दों में, जिस तरह हम पहले विषय पर बात भी करते हैं, कितने प्रश्न आप इसमें छोड़ सकते हैं। आपको पता है 125 अगर आपने किए तो 55 नंबर आपने छोड़ दिए, और 13 प्रश्नों का अर्थ होता है 52 नंबर। तो लगभग 13 प्रश्न, जहां पर मैं लिखा है कैन बी रॉन्ग, मेरे कहने का अर्थ उससे यह है कैन बी रॉन्ग का कि इनको आप छोड़ सकते हैं। मतलब आप इसको, इतने आपको नहीं आते तो भी आप क्लियर कर जाएंगे। अब इसको कक्षा वाइज सोचते हैं। अब बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में एक थोड़ा सा फर्क यह है कि केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में 11वीं और 12वीं में एक टॉपिक से रिलेटेड होकर के वही एक्सपैंड होता है, उसी का अगला वर्जन चलता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में यह जरूर है कि वर्क पावर एनर्जी या कार्य ऊर्जा और क्षमता का जो टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी, वहां तक का तो आपको फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। मैं दूसरे शब्दों में कई बार कहा करता हूं कि वर्क पावर एनर्जी तक का जो लॉजिक है वह हमारे फिजिक्स की आत्मा यानी फिजिक्स की सोल है। तो सोल के बिना तो शरीर टिक नहीं सकता, तो आपको उतना तो करना ही करना है। लेकिन बाकी जो आगे के विषय हैं, आगे के जो अध्याय हैं, उनका 11वीं और 12वीं के बीच में लिंक बहुत कम है। इसलिए यहां पर आराम से हम तोड़ सकते हैं, बाइफरकेशन कर सकते हैं कि कितना 11वीं और कितना 12वीं रहा है। अब पिछले 1-2 वर्षों में हम एवरेजली यदि बात करें तो हमारे को यह पता लगता है कि 22 क्वेश्चन, माने लगभग आधे, 45 का आधा 22.5, तो लगभग आधे आपके पास 11वीं के हैं, और लगभग इतने ही माने 23 क्वेश्चन आपके पास 12वीं के हैं। माने पूरा सिलेबस आपके पास 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 11वीं में और 12वीं में, दोनों आधे आधे इस हिस्से में बटे हुए हैं। अब इसके एक कदम आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि इसमें कितने कठिन हैं, कितने टफ हैं, कितने इजी हैं, कितने मीडियोकर हैं। आइए, अब जैसे मैंने आपको बताया, टारगेट हमेशा माइंड में रखिएगा, ध्येय 125 अंक मुझे लाने हैं। अब 28 क्वेश्चन जो पिछले दिनों में 2-3 पेपर आए हैं वो बहुत आसान लेवल के बताए गए हैं, बहुत ही आसान, और 12 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं। इसका मतलब 40 क्वेश्चन में आपका आसान और मीडियम हो गया, और अंत में आपके पास कुल 5 क्वेश्चन बचते हैं जो टफ लेवल के हैं। जबकि आप इस विषय में छोड़ने के लिए मैंने आपको 13 प्रश्न दिए थे। अब लोग समझते हैं सर हमको तो नहीं लगा, कुछ नीट के विद्यार्थी आपको मिल सकते हैं जो कहेंगे सर हमको तो नहीं लगा ये पेपर टफ था। उसका मैं कारण बता दूं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, आपके 5 से 7 के आसपास क्वेश्चन इस पूरे फिजिक्स में ऐसे आते हैं जो स्ट्रेट अवे, मतलब सीधा फिजिक्स की डिफरेंशिएशन अथवा फिजिक्स के किसी ऐसे टॉपिक्स, मैथ्स की डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ है।
तो क्योंकि बहुत से लोग मैथ्स की डिफरेंशिएशन को या इंटीग्रेशन को रटने का प्रयास करते हैं बिना समझे, तो उनके लिए यह परेशानी का सबब बन जाता है। देखिए, अगर 8 क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स के हैं जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से हैं, तो आपके पास 5 ही टफ बताए गए, इसका मतलब 2-3 तो ऑलरेडी टफ इसके ज्यादा भी हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि विद्यार्थियों को जो लगता है, जिनके पास गणित नहीं है, जिन्होंने गणित का बेसिक्स नहीं पढ़ा, देखिए गणित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन गणित का कम से कम आपको इतना बेसिक होना चाहिए जो आपने प्रयोग लाना है, वो बहुत जरूरी है। उतना उसमें क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये 3 टर्म आपके पास काम आने वाले हैं। यदि आपने इन 3 को थोड़ा थोड़ा कर लिया, जो मैं आपको साथ साथ कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो दोनों भी बताऊंगा, तो इससे आपके पास फिजिक्स आसान लग जाएगी। आपको प्रश्न इसीलिए टफ करते हैं। यदि 7 क्वेश्चन आपको और मिल जाते हैं जो डिफरेंशिएशन पर हैं, तो आपके पास टफ लेवल तो बहुत ही कम बचता है। इस मानसिकता को मन में रखिए। आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो फिजिक्स में काम आने वाला है। अब जैसे आपने 12वीं का पूरा विषय पढ़ा, आपको मालूम है कि एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब आप पढ़ते हैं और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, उसकी सारी डेरिवेशन सिर्फ इंटीग्रेशन पर निर्भर करती हैं। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उन डेरिवेशन को रटेंगे, और अगर आप रटेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गलती होने की संभावना है। तो मैं नहीं चाहता कि आप गलती होने की संभावनाओं पर रहे, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो चीजें बताने की जिससे आपका काम चल सके। इसके अतिरिक्त अब एक चीज और बात करते हैं, वो देखिए यहां पर कि टारगेट मैंने आपको बताया 145 कर दिया मैंने, अब क्योंकि आपने वो वाला, यहां मैंने पहले तक 125 लिया, अब मैंने कहा अगर आपने डिफरेंशिएशन कर लिया तो आपका टारगेट मैंने खुद ही बढ़ा दिया 20 नंबर। क्यों बढ़ाया, क्योंकि अगर आपने पीछे वाले 2 स्टेप्स को कर लिया और मेरी इस बात को समझा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को थोड़ा आपने समझ लिया, तो आपका टारगेट अब 145 आसानी से आ सकता है। 20 क्वेश्चन माने 5 क्वेश्चन आपके पास, 20 नंबर यानी 5 क्वेश्चन आपको आसानी से और मिल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपके सामने सारे टॉपिक्स को रख दिया। देखिए, टिल वर्क पावर एनर्जी को हमने एक ही टॉपिक में रखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये फिजिक्स की सोल है, माने आत्मा है। यदि आपने वर्क पावर एनर्जी तक के सिलेबस को नहीं किया तो फिजिक्स में आप आगे पढ़ने के लिए सोचिएगा भी नहीं। हो सकता है जब मैं आपके सामने यह शब्द इस्तेमाल करूं, प्रयोग करूं, सोचिएगा भी नहीं, तो आपको बुरा लगता हो कि सर ऐसे कैसे, हम इसके बिना क्या फिजिक्स नहीं कर सकते। जी कर पाएंगे, लेकिन आपकी परेशानियां और एफर्ट बहुत गुना बढ़ जाएगी। देखिए, दुर्गम रास्ते पर चल करके और कम अंक प्राप्त करने से अच्छा है सुगम रास्ते पर चल करके अधिक अंक प्राप्त किए जाए। तो मैथमेटिक्स का वो हिस्सा बहुत सुगम है, थोड़ा सा इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आइए, तो आपने देखा सबसे पहले आपके पास वर्क पावर एनर्जी सबसे बड़ी चीज थी। उसके बाद दूसरी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट, और ये बार बार आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि पूरी 12वीं जब आपने पढ़ी है, शुरुआत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करी है, फिर करंट करते हैं, फिर मैग्नेटिज्म करते हैं, फिर एसी और फिर ऑप्टिक्स करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट आप बार बार कर चुके हैं। तो ये 24 नंबर भी आपके पास बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मैग्नेटिज्म और एसी में जहां तक बात है, ये 24 नंबर में आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आपने वर्क पावर एनर्जी, ईएमआई, एसी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इतना ही कर लिया तो 72 नंबर तो आपके इन्हीं से आ जाएंगे। अब उसके बाद जो मैंने आपके सामने अंक बताए हैं, ऑप्टिक्स 20 नंबर की बताई है, और एटम और ड्यूल 16 नंबर के बताए हैं, और 12 नंबर का सेमीकंडक्टर है। अब ध्यान देना, 16 नंबर का एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई और 12 नंबर का सेमीकंडक्टर, ये बहुत आसान आते हैं। सिर्फ गेट और 3 फॉर्मूले, सिर्फ गेट और 3 फॉर्मूले, सिर्फ गेट और 3 फॉर्मूले, और एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई के अंदर 3 फॉर्मूले और उस पर प्रश्न।
बाइंडिंग एनर्जी पर प्रश्न आ जाएगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्रश्न आएगा। वही है, उसमें भी क्या करना, अपने यूनिट को कन्वर्जन सीखना और कुछ नहीं करना। तो 28 नंबर आपको आराम से वहां से आ चुके थे। तो आपने क्या किया, अभी हमने आपसे बात करी वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट करके 72 नंबर आप पहले पा चुके थे और मैंने आपको 28 नंबर का रास्ता और दे दिया। तो आपके पास देखिए 72 और 28 100 नंबर तो इतने हिस्से से ही आ गए। अगर आपने ऑप्टिक्स को कर लिया और थर्मोडायनामिक्स और वेव्स करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वेव्स के दो हिस्से हैं, एक है ऑसिलेशंस और एक है वेव। ऑसिलेशन में तो है ही कुल 3 टॉपिक। और जहां तक वेव्स की बात भी है, वेव्स में आप देखिए दो इक्वेशन है और स्टैंडिंग वेव्स या डॉपलर इफेक्ट, ये 3 चीजों पर प्रश्न आते हैं। तो गिनती की जिन चीजों पर प्रश्न आते हैं, यदि आप उनको कर लेते हैं, मेरे कहने का अर्थ यहां पर यह कभी नहीं है कि किसी और टॉपिक पर या साउंड की वेलोसिटी पर क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन अधिक प्रायिकता, मोर प्रोबेबिलिटी कि आप इन टॉपिक्स को भी करेंगे तो आपके पास वेव्स ऑसिलेशन में 20 में से आपके पास 10-12 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो 12 नंबर आपने वो जोड़ लिए, वो भी आपके पास आसान आ गए। ऑप्टिक्स को आपने आधा भी कर लिया तो आपके पास 120-22 नंबर तो मैंने आपको इतने बता दिए। जबकि आपने रोटेशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज के प्रश्नों को हाथ नहीं लगाया। जबकि आप वैसे तो ये करेंगे ना, क्योंकि आप रोटेशन करेंगे, ग्रेविटेशन। कुछ लोगों को रोटेशन बहुत टफ लगता है, उन लोगों के लिए मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं। रोटेशन, जी हां, जेईई वगैरह या फिजिक्स के लिए रोटेशन एक टफ टॉपिक माना गया है और ये होता भी टफ है। परंतु जिस लेवल के प्रश्न आपके पास नीट में आते हैं, जिस लेवल के प्रश्न आपके पास नीट में आते हैं, उसके लिए रोटेशन अधिक टफ नहीं है। मैक्सिमम एक क्वेश्चन आपको मुश्किल पड़ेगा। और ग्रेविटी तो है ही आसान टॉपिक, तो ग्रेविटी को आप आराम से कर लीजिए। इस प्रकार से आप मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक, इसके मेरे 4 नंबर, इसके मेरे 4 नंबर, इसके मेरे 4 नंबर, यदि आप इस तरह सोचेंगे तो आपके पास फिजिक्स आसानी से हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक दूसरे से रिलेशन कम है। कुछ क्वेश्चन हैं जो एक से दूसरे के रिलेशन में होगी, लेकिन अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो एक एक टॉपिक के हैं और उनमें भी 2-3 प्रकार के या 4 प्रकार के अधिकांश क्वेश्चन आते हैं पिछले सालों में। आप पूरा टॉपिक पढ़िए, लेकिन उन 4 टॉपिक को भी अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपकी प्रायिकता इसमें 140-45 लाने की बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, जिस समय आपने देखा होगा एक ओडीआई मैच होता है, वनडे इंटरनेशनल, तो उसमें हमारे पास 300 बॉलें होती हैं और अगर आपको 320 रन बनाने हैं तो क्या करना है, 1 रन पर 1 बॉल, 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 ये आपने संभाल के रखना है। उससे आप सारा काम करेंगे। अब आप इसको सोचिए, करिए और मुझे बहुत खुशी होगी इसको आप प्रयोग कर सकेंगे। धन्यवाद।